ना बोलने का कितना बड़ा खामियाजा पूरे भारत ने उठाया है। पूरे देश का दलित आदिवासी पिछड़ा उठा रहा है, माइनॉरिटीज उठा रही है, जिसका आभास आप लोग को नहीं है। इस देश के शूद्रों और अछूतों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो बंदिश तोड़ी और साथ में रिजर्वेशन दिलवा दिया, तो वो इंजीनियर बन गए और मैं भी एक वकील बन गया और फिर एमएलए भी बना, मंत्री भी बना, आज भी मैं एमएलए हूं। लेकिन अगर ये रिजर्वेशन नहीं मिलता और पढ़ने का रास्ता ना खुलता तो ना मैं पढ़ पाता, ना वकील बन पाता, ना एमएलए बन पाता, ना मंत्री बन पाता, ना वो इंजीनियर बन पाते। तो ये जो रास्ता खुला था वो पढ़ने से खुला था, रिजर्वेशन से खुला था। लोगों का डर, जो अंदर डर था बोलने का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म ही हुआ अभी। और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री भी कुछ लोग बोलने लगे, बोलने की शुरुआत हो गई है, सफलता जरूर मिलेगी। हम लोग केवल एकजुट हो जाएं और अपने लोगों में ये भरोसा दे दें, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के, माइनॉरिटीज के नेताओं में हम ये भरोसा दे दें कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और विनम्र नमो बुधाय। हमारे एक साथी थे शांति स्वरूप बौद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष थे। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दुनिया के जाने माने चित्रकार थे, पेंटर थे। वो अपने भाषण में कभी कभी कहते थे कि भाई हाथ जोड़ के काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो हाथ मरोड़ना भी पड़ेगा। तो हाथ जोड़ते जोड़ते तो सालों गुजर गई, अब तो हाथ मरोड़ने का टाइम आ रहा है। और आ इसलिए रहा है, बाकी सारे मुद्दों पे तो बहुत सारे साथियों ने बोला कि हमें इसमें भी हिस्सेदारी दे दो, उसमें भी दे दो, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो है रिलीजियस इंडस्ट्री। रिलीजियस इंडस्ट्री का व्यापार 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और रिलीजियस इंडस्ट्री पे कब्जा केवल 2 जातियों का है। क्योंकि जितना भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, चढ़ावे का पैसा एक के पास और जहां से खरीदा जाता है उसका पैसा दूसरे के पास। 2 को छोड़ दो तो तीसरे के हिस्से में कुछ नहीं आता सिवाय बर्बादी के। मुझे एक बात की तसल्ली है, जैसा अभी बता रहे थे हमारे निगम साहब, मिशन जय भीम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मन संचालन कर रहे थे, उनका गुजरात के राजूला में, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम था। 9 बजे पहुंचना था और हम लोग पहुंचे 10 बजे के बाद। और मेरा जब बोलने का नंबर आया तो उस वक्त 1:10 हो रहे थे रात के। उन्होंने पूरा सच नहीं बताया, मैं पूरा सच बताता हूँ। वो हॉल नहीं था, वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। उस प्रोग्राम की तैयारी हमने की थी, लेकिन जैसी तैयारी हो रही थी लगा कि ये ग्राउंड भर जाएगा, जो और लोग आएंगे वो तो सुन नहीं पाएंगे, उनके लिए क्या किया जाए। तो उस ग्राउंड के बाहर एक और ग्राउंड था, उस पर बहुत बड़ी एक 2 कमरे के बराबर की स्क्रीन लगाई, तो ग्राउंड पूरा भर गया और वो बाहर वाला भी पूरा भर गया। वो 10,000 नहीं 20,000 से भी ज्यादा लोग थे। और रात को 1:10 पे स्पीच शुरू हुई और 1:40 पे खत्म हुई। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आधी रात को 20,000 से ज्यादा लोग और उसमें 10,000 से ज्यादा महिलाएं। ऐसा अद्भुत नजारा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उतना उत्साह, उतना समर्पण। और आज के प्रोग्राम में मैं फिर एक खुशी के साथ शेयर करता हूं, हमारी 2 बहनों ने यहां बैठी हुई, एक है अभी, एक शायद चली गई, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, और 2 हमारे प्रोफेसर चले गए, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। लेकिन इन चारों की बात से मैं इस भरोसे पे तो पहुंच गया हूं कि अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। लोगों का डर, जो अंदर डर था बोलने का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी, खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम हो रहा है। कुछ लोग बोलने लगे हैं और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री भी कुछ लोग बोलने लगे हैं। बोलने की शुरुआत हो गई है, सफलता जरूर मिलेगी। मारने की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो वो हमारे बोल रहे थे राहुल जी,
राहुल नागपाल उर्फ सागपाल, मारने पीटने की जरूरत नहीं, मारने पीटने वाला काम तो दंगाइयों का होता है। हम लोग केवल एकजुट हो जाएं और अपने लोगों में ये भरोसा दे दें, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के माइनॉरिटीज के नेताओं में हम ये भरोसा दे दें कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि उन्हें अपने टिकट के कटने की चिंता रहती है, इसीलिए वो लोग बोल नहीं पाते। लेकिन ये ना बोलने का कितना बड़ा खामियाजा पूरे भारत ने उठाया है। पूरे देश का दलित आदिवासी पिछड़ा उठा रहा है, माइनॉरिटीज उठा रही है, जिसका आभास आप लोग को नहीं है। मैं बार बार जहां जाता हूं वो बात बोलता हूं। हो सकता है बहुत से लोग कहते हो कि ये बात बार बार क्यों बोलते हैं, हर जगह उसी बात को बोलते हैं। लेकिन एक बात जब तक सबके दिमाग में ना बैठ जाए तब तक मैं बोलता रहूंगा। मैं तो इन्हीं अपने निगम साहब का एग्जांपल देता हूं, जो मन संचालन कर रहे थे। ये दिल्ली में इनका एडमिशन हुआ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और उनकी पूरे साल की जो फीस जमा होती थी वो शायद होती थी 180 रुपए, और इनको जो वजीफा मिलता था इतना कि 180 रुपए की फीस जमा करने के बाद ये अपने 2 जोड़ी कपड़े भी बनवा लेते थे और थोड़ा बहुत चाय पानी भी अपना उसी वजीफे में खर्च उठा लेते थे। और उस वजीफे के पैसे से और रिजर्वेशन के माध्यम से इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की, और उसके बाद दिल्ली में जो बस चलती है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, डीटीसी की, उसमें मैनेजर की पोस्ट से शुरुआत की, और सबसे ऊपर की पोस्ट आईएएस से एकदम जो नीचे वाली होती है वो होती है चीफ जनरल मैनेजर। उस पोस्ट से वो रिटायर हुए। किस वजह से इतना आगे तक पहुंच पाए? 2 कारण थे। पहला, जो मनुस्मृति के माध्यम से देश में, हमारे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, जिसमें माइनॉरिटी के भी आते हैं, चूंकि जब माइनॉरिटी का नाम निशान नहीं था उस धर्म का, चाहे ईसाई हो या दूसरे धर्म हो, उनका नाम निशान भी नहीं था तब मनुस्मृति का कानून लागू था देश में। चूंकि अब से 550 साल पहले सिख धर्म बना, उससे पहले सिख जो माइनॉरिटी है वो तो था ही नहीं। अब से 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म की स्थापना हुई, उससे पहले ईसाई धर्म तो था नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जब ये माइनॉरिटीज भी नहीं था तब मनुस्मृति लागू हो चुकी थी, जिसमें इस देश के शूद्रों और अछूतों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, और इसके साथ साथ संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने वो बंदिश तोड़ी और साथ में रिजर्वेशन दिलवा दिया, तो वो इंजीनियर बन गए, और मैं भी एक वकील बन गया, और फिर एमएलए भी बना, मंत्री भी बना, आज भी मैं एमएलए हूं। लेकिन अगर ये रिजर्वेशन नहीं मिलता और पढ़ने का रास्ता ना खुलता तो ना मैं पढ़ पाता, ना वकील बन पाता, ना एमएलए बन पाता, ना मंत्री बन पाता, ना वो इंजीनियर बन पाते। तो ये जो रास्ता खुला था वो पढ़ने से खुला था, रिजर्वेशन से खुला था।